नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी का उपन्यास लीला चिरंतन का तृतीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आशा पूर्णा देवी जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसे बाहरी लोगों से अपने छल कौशल से छिपाया जा सकता है। अब तो सिर्फ मृत्यु शोक को ही बाहरी लोगों के सामने उजागर किया जा सकता है और यही नियम भी है। इसकी अनदेखी हुई नहीं कि नजर टेढ़ी। लेकिन दूसरे मामले में आपका कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन आप अपना मुंह नहीं लटका सकते। लटकाया कि शांत गई, और अगर ऐसा हुआ तो लोग यह देखकर आपकी हंसी उड़ाएंगे कि चमकीली कमीज के नीचे की गंजी फटी हुई और आपकी कीमती जरीदार साड़ी के नीचे का पेटीकोट कितना गंदा है। लेकिन उन्होंने अब की बार साटिन वाली पोशाक को फाड़ फूड़ कर नीचे पहने जाने वाली फटी शमीज को सबकी आंखों के सामने उघाड़ फेंका। हो सकता है पिताजी ने ऐसा ही कुछ किया हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं निर्वसन हूँ? मैंने अपने हाथों 16-17 सालों तक जिसे बड़े प्यार से गढ़ा था, उस रंगीन अहम को क्यों जमीन पर पटक दिया? अब वह रेशमी पर्दा उड़ चुका था और उस पर्दे के नीचे की टाट दिख रही थी, गंदी और घिनौनी। मैं अपने को कहाँ जाकर छिपाऊं? और ऐसा क्यों महसूस होने लगा है अगर किसी के पिताजी साधु या सन्यासी हो जाते हैं? हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जिसके पिता साधु हो गए, तो इसमें शर्मो हया की भला कौन सी बात है? और पिताजी ने ऐसा वैसा कोई काम तो किया नहीं है जैसे कि वे जेल जा रहे हों। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से पिताजी द्वारा ऐसी तैयारी चल रही थी। इन तैयारियों के बावजूद अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आखिरी घड़ी तक ऐसा कुछ न कुछ जरूर घटेगा जो पिताजी की मति गति को एकदम से पलट देगा और वे इस पगली सनक से परे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ऐसी घड़ी में नक्षत्र को देखकर मुझे कुछ बुरा भी लगा था। मैंने उसे टोका, तू एकदम मुंह अंधेरे कहाँ से आ टपका? क्या बात है? अच्छा, तो मुझे मालूम था कि ढेर सारा फिश फ्राई अभी पड़ा है। लेकिन उस अभागे पर इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। उसने पूछा, तेरी तबीयत इतनी उखड़ी हुई क्यों है? शायद बुआ जी के लिए, है ना? दरअसल मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी किसी भी शादी वाले घर में वर वधू की विदाई के दिन जी उचाट हो जाता है, और वह तो अपनी बुआ ठहरी। हमें कितना प्यार करती थी। मौसा जी अपनी बहन को कितना चाहते थे। कलकत्ता में ही उसके लिए कोई वर ढूंढ नहीं पाए, रेल पर चढ़कर ससुराल जाना पड़ा। अरे दिल्ली और बम्बई जैसी कोई जगह होती तो कोई बात भी थी। रामपुर हाट भी कोई जगह है। तू अपनी मेल ट्रेन रोकेगा कि नहीं? मैंने खींच कर कहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। नक्षत्र मेरे कुछ और पास सरक आया और बोला, तुझे क्या हुआ है रे? लगता है बात बुआ वाली नहीं है, कुछ और ही है। ओहो, जैसे तू बड़ा अंतर्यामी है। मुझे अभी बात करना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने छूटते ही कहा, लगता है कल की शादी में जो तेरी वह अनोखी काकी आई थी, वह भला अभी तक टली नहीं शायद। अरे वही जो गले में दर्जन भर मालाएं डालकर आई थी, उसे देखते ही मैंने पैर पटक कर कहा, दूसरे के घरेलू मामले में तुझे अपनी टांग घसीटने की कोई जरूरत नहीं। तो अपने चरखे में जाकर तेल डाल। वैसे वह यह अपमान भी पी गया, लेकिन उसका चेहरा कुछ उतर गया। वह बुझे स्वर में बोला, मैं इस घर को कोई पराया घर नहीं समझता मऊ, लेकिन मैं भला कब पसीजने वाली थी? मैंने फिर चीखते हुए कहा, क्यों नहीं समझता? तुझे किसी ने यह पट्टा लिख कर दिया है कि तू इसे अपना घर समझ? किसने दिया है यह अधिकार? लेकिन उस बेवकूफ ने अचानक एकदम से बुद्धिमानी भरा जवाब दिया, अरे अधिकार जैसी कोई चीज भला कोई किसी के हाथों में सौंप देता है? उसे तो अपने आप ले लेना पड़ता है। सचमुच तुम्हारे घर की हालत देखकर मुझे कितना इतना बुरा लगने लगा है। मैं और भी नाराज हो गई थी। क्यों? यह घर अचानक तुझे क्यों बुरा लगने लगा है? मैंने पूछा। कल ही तो यहाँ इतनी धूमधाम मची हुई थी, कितना कुछ भकोसा तूने। अरे छोड़ भी, यह तो 1-2 दिन की बात है। दरअसल पहले से यह बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ। पहले मौसी और मौसा जी को सामने देखकर तबीयत खिल उठती थी। दोनों कैसे खुश नजर आते थे। हमसे हमेशा कैसी मज़ेदार और प्यारी बातें किया करते थे।
लेकिन अब वह चमक दमक कहाँ चली गई। मेरे घर में तो माँ बाबा हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मौसी मौसा जी तो ऐसे ना थे। अब तो यहाँ भी क्या हुआ अब? मैंने पूछा। क्या अब वे दोनों चीखते चिल्लाते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं तुझे अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है वह अंदर वाली चमक जैसे फीकी पड़ गई है, और सब तब से हुआ जब से तेरी यह काकी प्रज्ञा परमा पता नहीं कौन यहाँ आई है। नक्खा, अभागे, तुझे फिर से कहे दे रही हूँ, दूसरों के घर के मामले में तू अपनी टांग मत घसीट। चला जाए यहाँ से, और कल से तू मेरे घर नहीं आएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कहा गया था। मैं उससे इस तरह की बातें अक्सर कहा करती थी। कल से तू हमारे यहाँ एकदम नहीं आएगा। लेकिन वह इसकी जरा भी परवाह नहीं करता। दूसरे ही दिन और पहली फुर्सत में हाजिर। आते ही कहेगा, तेरा हुक्म मैं मान नहीं सकता, आऊँगा और बार बार आऊँगा। मैं कहती, ठीक है, आया है मुँहे तो अपनी मौसी जी की रसोई के आसपास चक्कर काट के देख कि क्या कुछ भकोसने को मिल सकता है। लेकिन मेरे सामने से तो हट जा। तुझे देखते ही मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। ओहो, वह मुझे चिढ़ाता। फिर तो मुझे यह बैठना ही होगा। जब देह से तेज लपटें निकलने लगेगी तो पानी नहीं डालना पड़ेगा। दरअसल उसे पता था कि उसे मैं चाहे कितना तू तुकार करूं, चिढ़ाऊं या जलाऊं, यह मेरी लीला है। मेरा एक मज़ेदार खेल है। वह एक ऐसा पुतला है जो मेरी मुट्ठी में बंद है, और मैं उसके साथ चाहे जो सलूक कर सकती हूँ। इसे एक तरह का विलासी कहना चाहिए, और इसलिए वह हजारों बार मेरी बातों को हंसी में उड़ा चुका है। लेकिन आज उसने मेरी बात को हंसी में नहीं उड़ा दिया। उसने थोड़ी उदासी के साथ कहा, यहाँ आए बिना रह नहीं पाता, इसलिए चला आता हूँ रे। तू अगर सचमुच परेशान होती है तो फिर नहीं आया करूँगा। और यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ चला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन ही जैसे खिसक गई है। अगर वह सचमुच नहीं आया तो। मैंने आगे बढ़कर नज़दीक से उसका कंधा दबोच लिया और कहा, तुम सबने मिलकर यह क्या सोचा है? जो चाहोगे वही करोगे, वह भी मेरे साथ? खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। वह पीछे मुड़ा। फिर उसने बड़े हौले से पुकारा, मऊ। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। पता नहीं कब से रोक कर रखा गया आंसुओं का प्रवाह रोके न रोका, और मैं रो रो कर मैंने उसकी कमीज, कंधा और सीना सब कुछ भिगो डाला। ऐसा लग रहा था कि मुकुंदगंज की अनंत लाहड़ी, यानी वही बूढ़े सज्जन, यानी कि पिताजी के बड़े काका, इस मामले को लेकर थोड़े परेशान हैं। कल ही वंश की एक संतान को धर्म पथ पर आगे बढ़ता देख संस्कार व शास्त्र वाक्य दोहराते हुए अपनी सहमति जताई थी, लेकिन अब वे इस बात को मन से मानने के लिए तैयार ना थे। परंपरागत संस्कार पोषित धर्मबोध और सत्याश्रित धर्मबोध, इन दोनों के बीच संघर्ष जारी था। तीन नाबालिग बेटे बेटियों और जवान पत्नी की जिम्मेदारी से आंख चुराकर जिसकी चिंता है वही सोचेंगे, कहकर एक अबुझ शब्दावली में कुछ कहा, जिसका मतलब यही था कि घर संसार की जिम्मेदारियों से मुंह चलाकर पता नहीं किसी मठ मंदिर में पड़े रहना, यह जिद कोई अच्छी बात नहीं। और इसके अलावा अगर सचमुच ही इस आदमी में तीव्र वैराग्य की भावना रही होती तो फिर भस्मी लपेट नागा बाबा बनकर निकल जाते भी देख लेता, यह भी कोई बात होती। लेकिन यह किस तरह का वैराग्य है भला, जिसके साथ जप तप या कठोर साधना से कुछ लेना देना नहीं। और यह बात भी उसके मन में अचानक ही बलवती हो उठी है, और जिसका पता कल रात खाने के समय ही चल पाया। माँ ने जब अपने हाथों से उनके लिए भोजन, क्योंकि बूढ़े सज्जन कट्टर निरामिष हैं, भोजन पकाया और फिर थाल में परोसकर बड़े जतन से उनके सामने रखा तो वे अचानक बोल उठे, आनंद रात के समय क्या खाता है बहू? फल दूधिया, मिठाई वगैरह? माँ ने धीरे से इतना ही कहा, क्या बताऊं, जो सब खाते हैं और जो हमेशा से खाते रहे वही सब खाते हैं। बूढ़े सज्जन थोड़ा संभल कर बोले, अरे नहीं, मैं अब की बात कर रहा हूँ, अब और तब सब एक जैसा ही है। बूढ़े ने भर्राए स्वर में पूछा, तो फिर खाने के लिए उसे बैठते नहीं देखा? माँ ने हल्की खींच के साथ कहा, कल के भोज भात में बने ढेर सारे फिश फ्राई और मीट चाप आज भी पड़े थे। चाय के साथ वही सब खाते खपाते रहे हैं, उन्हें भूख नहीं है अभी। क्या इस बूढ़े ने खाने की इन तमाम चीज़ों का नाम नहीं सुना है, या फिर इनका मतलब नहीं जानते? इसलिए थोड़ी हैरानी से उन्होंने पूछा, क्या बहुत ज़्यादा बन गया था? हाँ, मछली फ्राई और मांस चाप। मछली फ्राई मांस चाप? ऐसा जान पड़ा कि इस भले आदमी ने हिब्रू भाषा सुनी है। बूढ़े का हाथ धोने वाली बड़ी कटोरी पर जाकर ठहर गया। वह किसी बेवकूफ़ की तरह इधर उधर ताकते रहे, कोई ऐसी चीज़ ढूंढते रहे
जो उन्हें नहीं दिख रही थी। इसके बाद दुविधा भरी आवाज में उनके गले से फूटी, इसका मतलब है आने वाली पूर्णमासी तक यह सब चल सकता है? पूर्णमासी तक क्या? माँ ने सहज जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। अरे उसी दिन तो दीक्षा ग्रहण करने का दिन है ना, यही तो उसने बताया था। एक तरह से ठीक भी है, घर में इतना बड़ा यज्ञ हुआ और वह बेचारा, यानी दादाजी का स्नेही भरा और पिता तुल्य सरल हृदय इस बातचीत से तनिक आश्वस्त ही हुआ। चलो कम से कम इतना तो है कि उनका बेटा और 2 दिन तक अपने बाल बच्चों के साथ हंस बोल और खा पी सकेगा। लेकिन माँ ने दादाजी के स्नेह विहल हृदय में जैसे एक आलपिन चुभो दिया। उसने कहा, पूर्णमासी के दिन तक क्यों, लगातार 365 दिनों तक, बल्कि हमेशा के लिए यह सब जारी रह सकता है। काका बाबू, इन सब के गुरुदेव बड़े उदार हैं। वे पूछते हैं कि बता, योग करेगा या कठोर साधना करेगा? आखिर भगवान ने इस दुनिया में इतने भोग के साधन क्यों जुटाए हैं? जितनी मर्जी हो उतना खा पी और पहन, इन्हीं सबसे ही तो होगी उनकी पूजा। काका बाबू विचलित हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन उसने तो तब कहा कि संन्यास ग्रहण करूंगा, गेरुआ पहनूंगा। भला इसमें क्या आता जाता है? वहां तो यही नियम है। दादाजी जैसे असहाय उठे। उन्होंने दूध का घूंट धीरे धीरे हलक से उतारते हुए कहा, पता नहीं दुनिया में न जाने कितने तरह के तमाशे हैं। यानी तुम यह कहना चाह रही हो कि तुम उनके अनुसार कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है? अचानक मुस्कुराहटी और फिर बोली, नहीं, एकदम पूरी तरह तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ना कुछ पाबंदी तो होगी, यानी पत्नी, संतान, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, नौकरी वगैरह इन्हें तो छोड़ना पड़ेगा ही। बूढ़े सज्जन के हाथ से थोड़ा सा दूध छलक कर गिर गया। वे एक बार फिर कातर हो उठे। तुम हंस रही हो बहू? वाह, बात ही हंसी वाली है। कैसे नहीं हंसूंगी, माँ ने कहा और फिर पूछा, आपको एक और खीर मोहन दूं काका बाबू? बूढ़े काका जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। पिताजी इस समय सामयिक नियमानुसार शयनकाल पूर्व ध्यान आसन लगाए बैठे थे। थोड़ी देर बाद बिछावन पर जाने के पहले वे ताऊ जी के कमरे में आए और उनसे पूछा, ताऊ जी आप सो तो नहीं रहे हैं? ताऊ जी बिछावन पर से उठ बैठे, सिर्फ इतना ही बोले, नहीं। आप क्या कल ही सुबह वाली गाड़ी से जा रहे हैं? हाँ। सामान वगैरह समेट लिया आपने? अरे मेरे पास ऐसा क्या है। अच्छा तो फिर ऐसा है कि अगर मैं ना भी जाऊं तो आपका पोता आपको गाड़ी में बिठा आएगा। काका बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बिछावन पर लेट गए। सुबह होते ही पिताजी ने अपनी पहली फुर्सत में भैया को पुकारा, आनंद तो दादाजी को ट्रेन में चढ़ा आएगा ना? पिताजी ने जब से अभिज्ञा चक्र में आवागमन साधन आरंभ किया है तब से घर के दूसरे सदस्यों से जैसे उनका संपर्क कट सा गया है। हो सकता है थोड़ी बहुत झिझक के चलते या फिर अवचेतन में किसी अपराध बोध के नाते, पता नहीं क्या, लेकिन इतना तो साफ है कि अपनी बातचीत में वे अपनी सरल और मस्ती भरी उपस्थिति खो बैठे हैं। पिताजी की बातचीत में हमेशा हास्य और विनोद का हल्का सा पुट रहा करता था और इस बात पर माँ अक्सर हंसकर कहा करती थी, इनको बात मनाने के सिवा और आता भी क्या है। लेकिन इसके बावजूद पिताजी हंसी मजाक करने से कभी नहीं चूकते थे। यह बिल्कुल सच था और पहले जैसी बात होती तो इस तरह नपीतुली जुबान में पिताजी भैया को इस तरह का काम करने का आदेश नहीं देते। वे तो बेधड़क भैया के दरवाजे पर दस्तक देकर कहते, आनंद पुत्र, महाराजा सा आनंद, क्या आप अपने वृद्ध और वरिष्ठ पितामह की अगवानी कर उन्हें छोड़ आने में सक्षम होंगे? और इसके साथ ऐसी ही कुछ और भी पंक्तियां जुड़ गई होती। अब पिताजी में अपने इस पुराने खेल में लौट जाने की तैयारी ना थी। यानी पिताजी के अंदर अनायास फूट पड़ने वाली जो पुलक भरी कौन थी वह कहीं खो गई थी। और तभी नक्षत्र ने कहा था, ऐसा लगता है तुम्हारे घर की चमक फीकी पड़ गई है। क्या पिताजी उस चमक दमक या रोशनी को कहीं और ले जाकर सजा रहे थे? क्या पता। लेकिन घर की रोशनी बुझ जाने और पिताजी में अचानक बदलाव आ जाने पर जहां मेरा दिमाग मारे गुस्से के फटने लगता, वहीं उन पर कभी कभी तरस भी आता था। कुछ ऐसा ही जब कोई आदमी अपनी बेहद कीमती चीज को अपनी असावधानी के चलते उठाकर फेंक देता है। देखने पर ऐसा ही लगता है, हालांकि उसकी बेवकूफ़ी और गुस्सा भी बहुत आता है। पिताजी ने भैया को सीधे सपाट शब्दों में जैसे निर्देश दिया। भैया ने छूटते ही अपनी दोनों हथेलियों को पलट कर कहा, किसे चढ़ाने जाना है भला? बूढ़े दादा तो मुंह अंधेरे उड़ा गए, पिंजरा खाली है। उड़ा गए? यह क्या, ट्रेन के आने में तो अभी काफ़ी देर है। तूने ठीक से देखा या नहीं? कहीं वे स्नान घर में तो? मैं क्या बिना जांच पड़ताल के बोल रहा हूँ? और यह कहकर उसने एक जमाई ली। भैया का स्वभाव भी पिताजी जैसा ही है, बातचीत में हंसी और मजाक की छौंक, और वह अब भी कायम है। पता नहीं वह आगे भी बनी रहेगी या नहीं। पिताजी तनिक विचलित से दिख पड़े, फिर बोले, तुम्हारी माँ को पता है? उसने देखा है? अभी तो पिताजी ने इसी तरह पूछा। पहले वाली बात कुछ इस तरह होती,
क्या देवी कावेरी उस समय निद्रा लोक में विचरण कर रही थी? एक बूढ़ा आदमी हवा हवाई हो गया और उन्हें जरा भी खबर नहीं हुई। हाय, लेकिन ऐसा क्यों होने लगा? पहले तो अब जैसी अब कोई परिस्थिति ही नहीं थी। पिताजी की बात सुनकर भैया ने फिर हथेली उलट दी और कहा, जाने जगन्नाथ और जाने जननी, और वहां से खिसक गया।